क्या इस्कॉन दो हिस्सों में बढ़ चुका है? 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बैंगलोर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। यह दीवार 25 सालों से खड़ी थी। कानूनी तौर पे मुकदमे लड़े जा रहे थे। बताया ये जा रहा था कि यह संपत्ति का मुकदमा है। 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में इस्कॉन बैंगलोर को जीत दे दी, यानी इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन इंटरनेशनल, जिसके 250 से ज्यादा मंदिर हैं, उसकी हार हुई। जाहिर है इस फैसले के बाद इस्कॉन बैंगलोर खुश है और उसने सुलह करने के लिए भी एक न्योता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्कॉन अब दो भागों में आधिकारिक तौर पर बढ़ चुका है, और अगर यह बंटवारा हुआ है तो क्यों हुआ है? 14 नवंबर 1977 को श्रीला प्रभुपाद की महासमाधि होती है। वृंदावन में वो प्राण त्यागते हैं और निकुंज को चले जाते हैं। इस्कॉन में शोक की लहर फैल जाती है। लेकिन इस महासमाधि के कुछ महीने पहले प्रभुपाद एक आदेश दे जाते हैं। वो आदेश जुलाई में दिया जाता है। 9 जुलाई 1977 को प्रभुपाद ने इस लेटर के जरिए ये बताया कि उनके बाद ये 11 आचार्य प्रभुपाद को गुरु मानते हुए किसी को भी इस्कॉन में शिष्य बना सकते हैं या दीक्षित कर सकते हैं। 9 जुलाई 1977 को लिखा ये लेटर, जिसमें प्रभुपाद ने 11 गुरुओं को ऋत्विक आचार्य की उपाधि दी, और यहीं से शुरू होता है इस्कॉन के बंटवारे की कहानी। इस्कॉन बैंगलोर में उस समय मधु पंडित दास पुजारी के तौर पे थे, और उन्होंने इसके महासमाधि के बाद ये फैसला लिया कि महासमाधि के बाद इस्कॉन में एक मर्यादा तोड़ी जा रही है। प्रभुपाद ने जब अपने इस जुलाई 1977 के लेटर में ये साफ कर दिया था कि उनके नाम पर ही ऋत्विक आचार्य किसी को शिष्य बनाएंगे और उनका मूल गुरु प्रभुपाद होगा, उस परंपरा को तोड़ा गया। हालांकि इस्कॉन का कहना कुछ और है। हाल ही में अमोघ लीला दास ने जो एक वीडियो बनाया, उसके अनुसार ऋत्विक परंपरा जो बताई गई थी, और एक संवाद में प्रभुपाद जी अपने एक सीनियर डिसाइपल्स जो कहते हैं, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन इस्कॉन बैंगलोर ने जैसे ही ये देखा कि प्रभुपाद की महासमाधि के बाद बहुत सारे आचार्य खुद को आचार्य घोषित करके अपने शिष्य बनाने लगे, जबकि जुलाई के इस पत्र में यह कहा गया था कि ये ऋत्विक आचार्य 11 ऋत्विक आचार्य जिसे भी शिष्य बनाएंगे, पहली दीक्षा या दूसरी दीक्षा देंगे, वो दीक्षा प्रभुपाद के, श्रीला प्रभुपाद के नाम होगी। इसे लेकर मधु पंडित दास और चंचलपति दास ने इस्कॉन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। इस्कॉन बैंगलोर को अलग किया, जबकि इस्कॉन बैंगलोर की जो भूमि थी वो वहां लोकली हरे कृष्णा मूवमेंट को दी गई थी। लेकिन क्योंकि इस्कॉन ब्रांड यूज हो रहा था, क्योंकि इस्कॉन कहीं ना कहीं इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन मुंबई का पहले हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यह विवाद बढ़ा। लेकिन क्या इससे विवाद सुलझ जाएगा? अब ये तो साफ हो चुका है कि इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बैंगलोर के इस कानूनी विवाद का जो फैसला आया है वो इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में गया है। लेकिन ऋत्विक आचार्य का जो एक मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा सरलता से समझते हैं। दरअसल श्रीला प्रभुपाद शिष्यों को दीक्षित करते थे, शिष्यों को दीक्षा दी जाती थी, और दीक्षा का इस्कॉन में एक क्रम है। उस क्रम को फॉलो करने के बाद पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा दी जाती थी। लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और श्रीला प्रभुपाद पूरी दुनिया में घूमने लगे, तो दीक्षा का क्रम थोड़ा सा स्लो पड़ गया। तो श्रीला प्रभुपाद ने इसके लिए एक विचार निकाला कि उन्होंने ऋत्विक आचार्यों का निर्माण किया, जो कि उनके नाम पर दीक्षा दे सकते थे। श्रीला प्रभुपाद की महासमाधि के बाद विवाद यही खड़ा हुआ कि ऋत्विक आचार्य की परंपरा में जो श्रीला प्रभुपाद के नाम से दी जाने वाली दीक्षाएं थी, वो आचार्य खुद अपने नाम से देने लगे। और इसके तर्क में ही अमोघ लीला दास ने जो वीडियो बनाया, उसमें यह कहा गया कि उन्होंने कहा कि मैं उनका ग्रांड गुरु, यानी गुरु तो वही होगा जो दीक्षा दे रहा है, जबकि सीधे तौर पे इस्कॉन बैंगलोर मधु पंडित दास इसका विरोध करते रहे।
ये मामला 25 साल तक चला है और इस मामले में बहुत सारे पहलू आए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए हैं, मध्यस्थता की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इवन 2011 में भी कहा था कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर ये दोनों इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई मध्यस्थता करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। इस विचार को लेते हुए इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई स्ट्रगल ऑफ पीस करके एक मुहिम या एक अभियान कहिए, उसके तहत दोनों टेबल पे आते हैं और दोनों बैठकर ये स्ट्रगल ऑफ पीस डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये तैयार किया गया था। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे आरवी रविंद्रन, उनके तहत अप्रैल 2012 में 3 अप्रैल 2012 को पहली बार बैंगलोर प्रेमाइसेस में मीडिएशन का काम किया गया। अब जाहिर है जो मीडिएशन के मूल पॉइंट्स थे जो इस्कॉन मुंबई चाहता था वो ये था कि जो श्री राधा कृष्णचंद्र टेम्पल है हरे कृष्णा हिल पर राजाजी नगर बैंगलोर में, उसे पूरी तरह इस्कॉन मुंबई के अंडर में लाया जाए। और जबकि इस्कॉन बैंगलोर का ये तर्क था, जो कि आप साफ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि इस्कॉन बैंगलोर इस डिमांड को स्वीकार करता है, लेकिन केवल एक शर्त पे कि श्रीला प्रभुपाद को गुरु और आचार्य माना जाए और श्री कृष्णा टेम्पल को जो है उसे सेम टू सेम एक्सेप्ट कर लिया जाए। मूल तौर पे जो इस्कॉन बैंगलोर है, और अगर आप नीचे की और भी डिमांड्स देखते जाएंगे तो तकरीबन सभी में ये कहा गया है मधु पंडित दास और इस्कॉन बैंगलोर की ओर से कि भाई हमारी केवल एक डिमांड है कि आप श्रीला प्रभुपाद जी को ही मुख्य आचार्य माने, इसके अलावा इस्कॉन में कोई और आचार्य नहीं होगा। डिमांड बहुत सारी थी जिस पे ये मीडिएशन चलती रही, लेकिन जैसा कि पता है कि मीडिएशन सफल नहीं हुई और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को काफी जिरह के बाद, हालांकि इस्कॉन मुंबई या इस्कॉन इंडिया जो जीबीसी है, जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी काउंसिल जो है, उसमें इस्कॉन के सीनियर लोग होते हैं और वो पूरी सारी फंक्शनैलिटी पर फैसला लेते हैं। अब इस्कॉन बैंगलोर का भी एक जीबीसी है जो चीजों पे फैसला लेता है। रोचक यह है कि फैसला आने के बाद मधु पंडित दास ने एक वीडियो जारी किया और एक भाषण में यह भी कहा कि हम 30 दिन का समय और देते हैं इस्कॉन इंटरनेशनल जीबीसी को कि वो अपने वो जो हमारी मांग है अगर उसको मान लेता है तो हम फिर से सब कुछ सरेंडर करके पुजारी बन जाएंगे, क्योंकि हमें अपने डीटी से बहुत प्यार है। ये वीडियो का भी एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूँ। So coming to the offer to the international GBC, in spite of winning not only the property battle for ISKCON Bangalore but also winning to function in ISKCON name all over India, in spite of GBC having rejected our earlier offer for peace, we once again give an open invitation to ISKCON Bombay and GBC for the next 30 days that we are ready to discuss the terms of how we can bring all our temples under your GBC. But with one and only, no two, one and only non-negotiable condition that GBC allows only the ritual system of initiation as per July 9th. आपने सुना, मधु पंडित दास इस डिमांड को काफी समय से उठाते रहे हैं और शायद 1977 में इस्कॉन के अंडर से अलग होकर इस्कॉन बैंगलोर को एक इकाई बनाकर और उसके अंदर अक्षय पात्रा नाम की एक सेवा को शुरू करके, जिसके तहत आज 23 लाख बच्चे हर दिन मिड डे स्कूल में खाना खाते हैं। मधु पंडित दास का ये इनिशिएटिव पूरी दुनिया में सराहा गया है। इस्कॉन ने भी हालांकि भोजन की सेवाएं शुरू की कोविड में, उन्होंने भी 2 करोड़ लोगों को खाना खिलाया और उनके यहाँ अन्य सेवा पहले से जारी रहती है, जो कि श्रीला प्रभुपाद की ऐसी इच्छा थी। क्योंकि अब ये मामला डिसाइड हो चुका है और अब इसमें समझौता होगा या नहीं होगा, क्या इस्कॉन ये मानेगा कि श्रीला प्रभुपाद ही एकमात्र गुरु हैं जो आचार्य हैं और जो ही दीक्षित कर सकते हैं, ऋत्विक आचार्य आचार्य नहीं हो सकता है सीधे तौर पे, जो कि अब इस्कॉन में ये चल रहा है। मामला बेहद पेचीदा था, इसलिए इतना समय लगा इसको सुलझाने में, लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है कि मामला लीगली सुलझाया गया है और सुलझाने में भी जीत उस पक्ष की हुई है जो एक डिमांड केवल करता आ रहा है। जाहिर है इसको लेने के बाद इस्कॉन के अंदर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी, जिनको देखना हो सकता है समाज में वो खुलकर ना आए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक धार्मिक संगठन के क्रियाकलाप पे हमें थोड़ी सी समझ भी पैदा होती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आचार्य की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको लेकर दोनों ही धड़े आपस में लड़ रहे हैं।
इस्कॉन का ये फैसला इस्कॉन को मानने वाले वैष्णवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में फैलाया है और कृष्णा कॉन्शियसनेस के जरिए हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैलाया। तो अगर उसके अंदर बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। खैर, अब देखते हैं कि अगले 30 दिनों में क्या होता है, लेकिन अभी तो फैसला इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में ही आया है और ये फैसला प्रॉपर्टी का है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था, जो कि इस्कॉन मुंबई ये कहता था कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जबकि इस्कॉन बैंगलोर ये कहता था कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये एक प्रिंसिपल डिस्प्यूट है जो कि ऋत्विक आचार्यों को लेकर है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में 100% इस्कॉन बैंगलोर की जीत हुई है। अब प्रिंसिपल डिस्प्यूट में ये देखना है कि क्या इस्कॉन जीबीसी या इस्कॉन का जो इंटरनेशनल जीबीसी है, जो मुंबई धड़ा है, वो इसको किस तरह से लेता है और इसमें आगे क्या संभावना बनती है।